चलिए, देखिए, गमन एवं संचलन चैप्टर है बायोलॉजी का। गमन और संचलन जीवों के शरीर की गतियों को संदर्भित करता है। गति दो तरीके का है। एक वो देखे होंगे कि नॉर्मली कोई भी जीव में वृद्धि हो रहा है, वो भी एक प्रकार का गति है, और एक जगह से दूसरे जगह अगर जीव चला जाता है तो वो भी एक प्रकार का गति है। गमन का मतलब है किसी स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, जबकि संचलन का मतलब है शरीर के अंगों या कोशिकाओं का किसी विशेष दिशा में हिलना। संचलन का मतलब हुआ कि शरीर के अंग या कोशिकाओं का किसी विशेष दिशा में हिलना, और गमन का मतलब है कि किसी जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो जाना। ये गमन का मतलब हुआ। तो संचलन और गमन समझ आया। संचलन का मतलब हुआ कि किसी शरीर के अंग या कोशिका का किसी विशेष दिशा में हिलना संचलन कहलाता है, और गमन का मतलब हुआ कि किसी स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना है। तो गमन और संचलन समझ आया। गमन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। गमन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न तरीकों से हो सकती है, जैसे चलना, दौड़ना। इसमें समझने का कोई बड़ा बात नहीं है। मनुष्य और कुछ अन्य जानवरों में गमन का एक सामान्य तरीका है। यह उच्च गति से गमन है जिसमें शरीर के विभिन्न अंग तेजी से क्या होते हैं, हिलते हैं। मतलब दौड़ना एक ऐसी गमन की प्रक्रिया है जिसमें शरीर का जो अंग है वो तेजी से संचालित होते हैं। उड़ना, कुछ जीव जैसे पक्षी, कीट उड़ने की क्षमता रखते हैं। तैरना, जल में गति करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे मछली या कुछ अन्य जलीय जीव पानी में तैरते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब उसमें गमन की प्रक्रिया हो जाती है। संचलन, संचलन शरीर के विभिन्न अंगों और संरचनाओं की गतिविधियों को संदर्भित करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक स्वैच्छिक संचलन और दूसरा अस्वैच्छिक संचलन। स्वैच्छिक संचलन यह उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जिसका नियंत्रण मनुष्य या जीव के द्वारा होता है, जैसे हाथ और पैर की गति। यह स्वैच्छिक गति है। आपका इच्छा है तो हाथ हिलेगा, अगर इच्छा नहीं है तो हाथ नहीं हिलेगा। यह स्वैच्छिक गति हो गया। अस्वैच्छिक गति जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं होती है, जैसे हृदय का धड़कन, यह अस्वैच्छिक गति है। यह उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जिसका नियंत्रण स्वतः होता है, जिसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं होता है, जैसे हृदय की धड़कन। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे तब हृदय धड़केगा, आप नहीं सोचेंगे तो हृदय नहीं धड़केगा। आंतरिक अंगों की गति, ये सब अस्वैच्छिक संचलन है। तो स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक समझ आया। स्वैच्छिक संचलन वैसे संचलन को कहा जाता है जो इच्छा के अनुसार होता है। अस्वैच्छिक संचलन उसको कहा जाता है जो इच्छा के अनुसार नहीं होता है। जंतुओं में प्रचलन के कारण, जंतुओं में प्रचलन एक महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रिया है जो उसके अस्तित्व, खाद्य प्राप्ति और प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। जंतुओं में प्रचलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है खाद्य प्राप्ति। अधिकांश जंतु अपने भोजन की खोज में चलते फिरते रहते हैं। वे अपने पर्यावरण में मौजूद खाद्य स्रोतों को खोजने और उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आखिर जंतुओं में गति या संचलन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें गति और संचलन का मुख्य आवश्यकता है खाद्य की प्राप्ति। दूसरा था रक्षा। प्रचलन का एक महत्वपूर्ण कारण है आत्मरक्षा, बचाव करना अपने आप को। जंतु शिकारियों से बचने या खतरनाक परिस्थितियों से दूर जाने के लिए चलते हैं। तीसरा है प्रजनन। प्रजनन के लिए साथी खोजने और प्रजनन स्थल तक पहुंचने के लिए भी जंतु में प्रचलन की प्रक्रिया होती है। आवास की खोज, जंतु नए और सुरक्षित आवास की खोज में चलते हैं। यह विशेष रूप से मौसम के परिवर्तन या पर्यावरण परिस्थिति के बदलने पर होता है। सामाजिक संपर्क, कुछ जंतु सामाजिक प्रजातियां होती है जो समूह में रहती है।
इन जंतुओं के बीच संपर्क और समूह में रहने के लिए प्रचलन आवश्यक है। अगला है सुख सुविधाओं की प्राप्ति। जंतु अपने आराम और सुख के लिए भी प्रचलन करते हैं। उदाहरण के लिए वे धूप सेकने, पानी में स्नान करने, आरामदायक स्थान पर जाने के लिए चलते हैं, यानी उनमें प्रचलन होती है। अगला है प्राकृतिक संकेत का अनुसरण। जंतु प्राकृतिक संकेत जैसे कि सूरज की दिशा, चांद की रोशनी और मौसम के बदलाव के आधार पर भी प्रचलन होता है। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं की मुख्य गतियां। मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की गतियां करती है, जो उसके कार्यों और स्थानिक परिवर्तनों को सुनिश्चित करती है। कोशिकाओं की मुख्य गतियां निम्नलिखित हैं। पहला, अमीबीय गति। यह गति विशेष रूप से उन कोशिकाओं में देखी जाती है जो सीडोपोडिया का निर्माण करता है। सीडोपोडिया के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अमीबा सीडोपोडिया का निर्माण करके ही अपना भोजन ग्रहण करने का काम करता है, जिसका कुटपाद उसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में उसको सीडोपोडिया कहा जाता है। अमीबीय गति की मदद से कोशिका अपनी सतह को बदलकर आगे की ओर बढ़ने का काम करती है। दूसरा, यह काम कैसे करता है? तो कोशिका अपनी सतह पर एक अंगुली जैसी प्रक्षिप्त भाग यानी सीडोपोडिया का निर्माण करती है, जो अंतरकक्षीय तरल से भर जाता है और आगे बढ़ता है। इससे कोशिका का पूरी संरचना में परिवर्तन हो जाता है और कोशिका स्थानांतरित हो जाती है। उदाहरण के लिए WBC जैसे फैगोसाइट संक्रमण की ओर जाते समय अमीबीय गति का प्रयोग करते हैं। अमीबीय गति नाम उसको इसलिए दिया गया है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करने के लिए कुटपाद का निर्माण करता है। जिधर भोजन देखता है उधर कुटपाद की संरचना बनाकर भोजन को कवर अप कर लेता है। बाद में फिर कुटपाद की मदद से ही वो भोजन को शरीर के अंदर ले जाता है और भोजन राजधानी में भोजन का पाचन करा लेता है। ठीक उसी प्रकार WBC के जो फैगोसाइट्स हैं, वो संक्रमण की ओर जाते समय जिस प्रकार अमीबा कुटपाद का निर्माण कर आगे की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार WBC के फैगोसाइट्स भी अमीबीय गति के कारण आगे की ओर बढ़ती है। एक ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है निम्नलिखित में मनुष्य के किस भाग में अमीबीय गति होती है? तो WBC के फैगोसाइट्स में। WBC के किस में? फैगोसाइट्स में। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये WBC फैगोसाइट्स का निर्माण किया और आगे की ओर बढ़ रहा है। सॉरी, फैगोसाइट जो है वो सीडोपोडिया का निर्माण किया और आगे की ओर बढ़ रहा है। दूसरा गति है सिलिएट या पश्चिमाभि गति। इस गति में कोशिका की सतह पर छोटे छोटे बाल जैसे संरचना, जिन्हें सीलिया कहा जाता है। सीलिया का मतलब आप समझते होंगे, भुआ आपने देखा होगा, भुआ के ऊपर में छोटे छोटे बाल होते हैं, उसी को सीलिया कहा जाता है। हालांकि जब सीलिया का प्रयोग चलने के लिए किया जाता है तब उसी सीलिया का नाम बदल करके फ्लैजिला रख दिया जाता है। सीलिया की लहराती गति कोशिका के चारों ओर तरल पदार्थ को धकेलने का काम करती है, जिससे तरल पदार्थ आगे की ओर बढ़ती है। यह काम कैसे करता है? तो सीलिया नियमित लहराती आंदोलन के साथ काम करती है, जिससे कोशिका के चारों ओर तरल पदार्थ, कण या अन्य सामग्री को स्थानांतरित किया जाता है। उदाहरण है, श्वसन तंत्र में सीलिया वायु मार्ग को साफ रखने में मदद करती है और अंडाशय के पास सीलिया अंडाणु को फिलोपियन ट्यूब में ले जाने का काम करती है। नाक में बाल उपस्थित रहता है, उसी को यहाँ सीलिया से संबंधित है। वो क्या है तो वायु मार्गों को साफ रखने का काम करता है। अंडाशय के पास सीलिया अंडाणु को फिलोपियन ट्यूब में ले जाने का काम करते। ये दिखाई दे रहा है ना, ये सीलिया है। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये सीलिया है। कोई दिक्कत इसमें? समझने में कोई समस्या नहीं। इसी पाइप का नाम फिलोपियन ट्यूब है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। आगे है पेशीय गति। तीसरा गति है पेशीय गति। पेशीय गति में मांसपेशियों की कोशिकाएं संकुचन और विश्राम के माध्यम से काम करती है। यह गति शरीर के अंगों और संरचनाओं को स्थानांतरित करती है। यह काम कैसे करता है? तो मांसपेशियों की कोशिकाएं संकुचित होती है, जिससे हड्डियों को
खींचा जाता है। और विभिन्न शारीरिक गतिविधियां होती है। मांसपेशियों को संकुचन विश्राम की प्रक्रिया शरीर की गति को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए हाथ और पैर की गतियां, चलना, दौड़ना, अन्य शारीरिक गतिविधियां पेशीय गति द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे हाथ मुड़ा तो यहां मांसपेशियों में खिंचाव होता है और उस खिंचाव के वजह से हड्डियां ऐसे मुड़ती है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग कौन सी गति कहते हैं? पेशीय गति। ये दिखाई दे रहा है, ये पेशीय गति का उदाहरण है। मसल्स में खिंचाव के वजह से पैर मुड़ता है और आगे की ओर चलता है। ये पेशीय गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पेशीय गति का। चौथा है पेरिस्टालिस। यह एक प्रकार की लहराती संकुचन है जो विशेष रूप से आंतरिक अंगों की दीवार में पाई जाती है। यह गति भोजन और तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। आप पढ़े होंगे कि ग्रास नली में भोजन आगे की ओर बढ़ती है क्रमाकुंचन प्रक्रिया के द्वारा, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम पेरिस्टालिस कहते हैं। आंत और अन्य अंगों की दीवारों में चिकनी पेशियां नियमित लहराती संकुचन उत्पन्न करती है जो भोजन और अन्य सामग्री को आगे की ओर बढ़ाने का काम करती है। उदाहरण है पाचन तंत्र में भोजन को अतड़ियों के माध्यम से स्थानांतरित करने में पेरिस्टालिस की भूमिका होती है। भोजन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में कौन सी गति कार्यरत है? तो पेरिस्टालिस। कौन सी गति? पेरिस्टालिस। ये दिखाई दिया। इसी को ना क्रमाकुंचन कहते थे, पढ़े थे अब क्लास 10 में, उसी को पेरिस्टालिस कह रहा अंग्रेजी में। अब आगे का टॉपिक है पेशी, मसल्स। पेशी एक विशेष प्रकार की शारीरिक उत्तक है जो संकुचन और विश्राम की क्षमता रखती है, जिससे शरीर की हड्डियों और अंगों को गति मिलती है। पेशियां शरीर के विभिन्न गतियों जैसे चलना, दौड़ना, हृदय की धड़कन, आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेशी उत्तक का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो भ्रूण के विकास के दौरान प्रारंभ हो जाती है। पेशी उत्तक का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो भ्रूण के विकास के समय से ही प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद भी जारी रहती है। इस प्रक्रिया को मायोजेनेसिस कहते हैं। मांसपेशियों में जो वृद्धि होती है, मसल्स में जो इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होता है, उसी को कहते हैं हम मायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? मायोजेनेसिस। पेशी उत्तक के विकास में कई कोशिकीय और आणविक प्रक्रियाएं शामिल है। आपसे ये ऑप्शन में आ सकता है मायोजेनेसिस क्या है, तो मांसपेशियों की वृद्धि को हम क्या कहते हैं? मायोजेनेसिस कहते हैं। उत्तेजनशीलता, प्रत्यस्तता, प्रसार इत्यादि इसमें पाए जाने वाले विशेष गुण है। कोई दिक्कत इसमें? आगे पेशियों के प्रकार और उसके गुण। जैसे रेखित पेशियां। बोला रेखित पेशियां वे पेशियां हैं जिनकी कोशिकाओं में स्पष्ट धारियां या रेखाएं दिखाई पड़ती है जो मायोफिब्रिल्स के व्यवस्थित वितरण के कारण उत्पन्न होती है। ये धारियां या रेखाएं पेशी कोशिकाओं की सतह पर समानांतर और बारीक रेखाओं के रूप में देखी जाती है। ये पेशियां कंकाल तंत्र के संपर्क में होती है। रेखित पेशियां किसके संपर्क में होती है? कंकाल तंत्र के। और अंगों के परिचालन में भाग लेती है। रेखित पेशियां किसमें भाग लेती है? अंगों के परिचालन में भाग लेती है। रेखित पेशियां तंत्रिका तंत्र द्वारा इच्छा के अनुकूल संचालित होती है। मतलब ये ऐच्छिक होता है, ये इच्छा के अनुकूल संचालित होती है, इसलिए रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। रेखित पेशी को कौन सी पेशी कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी। रेखित पेशियों को कौन सी पेशियां कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी। धारी दिखाई दे रहा है, ये रैखित पेशियां हैं। कौन सी पेशियां? रैखित पेशियां। इसके प्रकार रैखित पेशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला कंकाल पेशी, दूसरा हृदय पेशी। रेखित पेशियां शरीर के विभिन्न गतियों और कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो रेखित पेशियां हैं वो शरीर के विभिन्न गतियों और कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंकाल पेशियां बाहरी गतियों को नियंत्रित करती है, जबकि हृदय पेशियां रक्त परिसंचरण के लिए जिम्मेवार होती है।
दोनों प्रकार की रेखित पेशियां अपनी संरचना और गुण के अनुसार विशिष्ट कार्य को संपन्न करने का काम करती है। कंकाल पेशी, कंकाल पेशी के बारे में समझ रहे होंगे। हड्डी के जस्ट संपर्क में जो पेशियां हैं उसको कौन सी पेशियां? कंकाल पेशियां। जिन पेशियों से हृदय का निर्माण हुआ हो उसको हृदय पेशियां कहते हैं। कौन पेशियां? कंकाल पेशियां रेखित होती है जिसमें लंबी और समानांतर धारियां मौजूद होती है। इनकी कोशिकाएं लंबी, सिलिंड्रिकार और बहुकोशिकीय होती है। इनकी कोशिकाओं में कई नाभिक उपस्थित होते हैं। धारियों की एक नियमित पैटर्न होती है जो संकुचन के दौरान मांसपेशी रेशे के भीतर व्यवस्थित होती है। स्थान हड्डी से यह जुड़ी होती है, बता दिए। कंकाल पेशी किससे जुड़ी होती है? हड्डी से जुड़ी होती है और पूरे शरीर में फैली होती है। ये मांसपेशियां शरीर के बाहरी गतियों को नियंत्रित करने का काम करती है। आगे है इसके गुण, कंकाल पेशियों के गुण। इसमें स्वैच्छिक नियंत्रण होता है। व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार इसकी गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। इसकी संकुचन क्षमता उच्च होती है और ये तेज और शक्तिशाली संकुचन कर सकती है। तेज और कैसी संकुचन कर सकती है? शक्तिशाली संकुचन कर सकती है। कार्य क्या है? चलना, दौड़ना, उठना, अन्य शारीरिक गतिविधियां शरीर के संरचना और स्थितियों को बनाए रखने में यह मदद करती है। हृदय पेशियां, हृदय पेशियां जिन पेशियों से हृदय का निर्माण हो रहा हो या होता है उसको हृदय पेशियां कहते हैं। कौन पेशियां कहते हैं? हृदय पेशियां। जिन पेशियों से हृदय का निर्माण हुआ हो उसको हृदय पेशियां कहा जाता है। हृदय पेशियां भी रेखित होती है, कंकाल पेशियां भी रेखित होती है क्योंकि ये दोनों रेखित पेशियां का ही प्रकार है। लेकिन इसकी धारियां कंकाल पेशियों की तरह नियमित नहीं होती है। इसकी रेखाएं शाखाओं में विभाजित होती है। इसकी जो रेखा है वो किसमें विभाजित होती है? शाखा में। इसकी रेखा में ब्रांचेस बने होते हैं। शाखाओं वाली एकल या दो नाभिकीय कोशिकाएं होती है। उसमें अनेक नाभिक पाए जाते हैं और इसमें दो नाभिक पाए जाते हैं। एकल या दो नाभिक कोशिकाएं इंटरकैलेटेड डिस्क द्वारा जुड़ी होती है जो संकुचन के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। स्थान यह केवल हृदय की दीवार में पाई जाती है जबकि कंकाल पेशियां पूरे शरीर में पाई जाती है। यह हृदय के संकुचन और धड़कन को नियंत्रित करती है। यह स्वैत नियंत्रित होती है। हृदय की धड़कन तंत्रिका संकेतों के बिना भी स्वैत रूप से जारी रहता है या चलते रहता है। यह तेजी से और नियमित रूप से संकुचित होने का काम करती है। काम है हृदय को संकुचित करके रक्त को पूरे शरीर में पंप कर देता है जिससे रक्त परिसंचरण होता है। आप लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जरूर जानते होंगे, अब नहीं जानते हो तब पढ़े क्या फायदा। आगे देखिए, ऐसे है पढ़ने के लिए इसमें भी टॉपिक। अगले दिन आज कंकाल तंत्र, अगले दिन रक्त परिसंचरण ही पढ़ाया जाएगा। ये पहला था रेखित पेशियां और ये दूसरा आ गया कौन सा पेशी? आरेखित पेशी। रेखित पेशी देखो, रेखित पेशी और आरेखित पेशी। रेखित पेशी दो प्रकार के, कंकाल पेशी, दूसरा हृदय पेशी। यह है आरेखित पेशी। तो आरेखित पेशियां वे पेशियां हैं जिनकी कोशिकाओं में रेखाएं या धारियां नहीं होती है। ये पेशियां गैर रेखित होती है और इसकी कोशिकाओं का संरचनात्मक पैटर्न अपेक्षाकृत काफी नॉर्मल होता है, सरल होता है। आरेखित पेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पेशियां स्वैत रूप से काम करती है और धीमी लेकिन संकुचन प्रदान करती है जो शरीर के आंतरिक कार्यों को नियमित बनाए रखने में मदद करते हैं। इसकी कोशिकाएं आरेखित पेशियां स्पिंडल आकार की होती है। इनकी कोशिकाओं में एकल नाभिक मौजूद होता है। मतलब आरेखित पेशियों में नाभिक कितने होते हैं? एक। धारियां, इसकी कोशिकाओं में कोई स्पष्ट धारियां, कई स्पष्ट धारियां या रेखाएं नहीं होती है। मतलब इसमें कोई धारियां या कोई रेखा मौजूद नहीं होती है, इसलिए ये पेशियां गैर रेखित कहलाती है। कोशिका एक दूसरे के साथ लंबवत रूप से जुड़ी होती है और इसका पैटर्न भी कैसा रहता है? असंगठित रहता है। मतलब पैटर्न इसका संगठित नहीं होता है। स्थान, आरेखित पेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की दीवार में पाई जाती है, जैसे आंत, इंटेस्टाइन। दो प्रकार का आंत, एगो छोटी आंत, एगो कौन सी आंत? बढ़िया।
आंतरिक पाचन तंत्र में पाई जाती है, जो पाचन क्रिया में क्या करती है, मदद करती है। आरेखित पेशियां मूत्राशय में पाया जाता है, आरेखित पेशियां रक्त वाहिका में पाई जाती है, आरेखित पेशियां गर्भाशय में पाई जाती है। कोई दिक्कत इसमें? खून, इसमें अस्वैच्छिक नियंत्रण होता है। आरेखित पेशियां स्वायत्त रूप से संकुचित होती है, इन्हें स्वैच्छिक रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। संकुचन तंत्रिका संकेत या हार्मोनल प्रभाव के द्वारा नियंत्रित हो सकता है। ये जो अस्वैच्छिक आरेखित पेशियां हैं, उसमें संकुचन का नियंत्रण संकेत के द्वारा या हार्मोन के प्रभाव के द्वारा नियंत्रित हो सकती है। यह धीमी और स्थिर संकुचन होता है। इसका संकुचन प्रक्रिया धीमी और स्थिर होती है। ये लंबे समय तक संकुचित रह सकती है। आरेखित पेशियां जो है वो लंबे समय तक संकुचित रह सकती है। काम इसका क्या है? तो आंत पेरिस्टाइलिस बोला, आंतरिक अंगों के माध्यम से भोजन और अन्य पदार्थों की गति को संचालित करने का काम करती है। रक्त प्रवाह का नियंत्रण करता है। रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है, जिससे रक्तचाप बनाए रखा जाता है। मूत्र और अन्य द्रवों का निष्कासन, मूत्राशय में मूत्र के संग्रह और उत्सर्जन को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। गर्भाशय में गर्भावस्था और प्रसव, गर्भाशय की दीवार के संकुचन से प्रसव की प्रक्रिया में क्या करती है, ये सहायता करती है या मदद करती है। अब आगे का टॉपिक है यहाँ कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का मतलब हड्डियों से संबंधित अब बातचीत आपको पढ़ना है। कंकाल तंत्र शरीर का वह संरचना है जो हड्डियों से मिलकर बनी होती है। कंकाल तंत्र शरीर की वैसी संरचना है जो हड्डियों से मिलकर क्या रहती है, बनी रहती है। यह तंत्र हमारे शरीर को आकार, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है। अगर हड्डी नहीं होती तो कोई निश्चित आकार नहीं होता, सुरक्षा हमको नहीं मिलता, सामर्थ्य नहीं होते हम खड़ा रहने में। कंकाल तंत्र में हड्डियों के अलावे उपास्थि, जोड़ और लिगामेंट्स भी मौजूद होते हैं। कंकाल तंत्र में हड्डी भी होता है, उपास्थि भी होता है, जोड़ भी और लिगामेंट भी मौजूद होता है। कंकाल तंत्र के मुख्य काम है शरीर को समर्थन देना, सुरक्षा प्रदान करना, गतिशीलता देना, खनिज का भंडारण, रक्त का निर्माण कराना। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस ऐसी खनिजों को संग्रहित करने का काम करती हैं। हड्डियों के अंदर की मज्जा, जिसको बोन मैरो बोलते हैं, वह रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने का काम करती है। आपको पता होगा कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में ही होता है। आरबीसी का निर्माण किसमें होता है, बोन मैरो में। ऐसे नॉर्मली आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी आरबीसी 120 दिन में खत्म हो जाते हैं और फिर दोबारा नया बनते हैं बोन मैरो में, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। कंकाल तंत्र की गति का महत्व, संरचना और समर्थन। कंकाल तंत्र शरीर को आधार और समर्थन प्रदान करता है। हड्डियां शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ती है और उन्हें एक स्थिर संरचना देने का काम करती है, जो शरीर को खड़ा रहने, चलने और अन्य गतिविधियों को करने में मदद करती है। दूसरा है जोड़ और हड्डियां। दूसरा क्या है, जोड़ और हड्डियां। हड्डियां जोड़ बनाती है जो विभिन्न दिशाओं में गति को संभव बनाती है। अगर ज्वाइंट नहीं होता तो हाथ सीधा ही रहता, यहां मुड़ता नहीं। उदाहरण के लिए घुटने का जोड़ पैर को मोड़ने और सीधा करने में मदद करता है, जबकि कूल्हे का जोड़ शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाने में मदद करता है। आगे मांसपेशियों का जुड़ाव। मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है और जब ये मांसपेशियां संकुचित होती है तो हड्डियों को खींचती है, जिससे गति उत्पन्न होती है। यह संयोजन कंकाल तंत्र और मांसपेशी तंत्र के समन्वय से शरीर को चलाने, दौड़ाने, कूदाने और अन्य गतियों को करने में मदद करता है या सक्षम बनाता है। अगला है स्थिरता और संतुलन। हालांकि ये सब ज्यादा जानकारी नहीं, तो डायरेक्ट ही आप समझ गए हैं। कंकाल तंत्र शरीर को स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है, जो गति के दौरान आवश्यक होता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को सही स्थिति में बनाए रखता है, जिससे गति सुचारू और संतुलित रूप से कार्यरत होती है। लचीलेपन और गतिशीलता। उपास्थि और लिगामेंट्स जैसे कंकाल तंत्र के अन्य घटक हड्डियों के जोड़ को लचीलापन
और मजबूती प्रदान करने का काम करती है, जिससे गति अधिक आसान और प्रभावी होती है। मनुष्य के कंकाल तंत्र को मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा गया है, एक अक्षीय कंकाल और दूसरा क्या कहते हैं, उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या है? तो मनुष्य के कंकाल तंत्र का केंद्रीय भाग है। अक्षीय कंकाल मनुष्य के कंकाल तंत्र का कौन सा भाग है? केंद्रीय भाग है, जो शरीर का मुख्य धुरी का निर्माण करने का काम करती है। यह कंकाल तंत्र के प्रमुख अंगों को सुरक्षा और समर्थन प्रदान करने का काम करता है। अक्षीय कंकाल के मुख्य भाग खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसली और वक्ष स्थल। इसमें कुछ समझाने का नया चीज नहीं है। खोपड़ी के बारे में आप जानते हैं, रीढ़ की हड्डी समझते हैं, पसली को जानते हैं, वक्ष स्थल को जानते हैं। ये अक्षीय कंकाल का हिस्सा है। अक्षीय कंकाल जो है वो धुरी का काम करता है। आगे देखो अक्षीय कंकाल के काम। तो अक्षीय कंकाल मस्तिष्क को सुरक्षा, हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करने का काम करती है। मस्तिष्क को सुरक्षा करने के लिए फेफड़ा, हृदय को सुरक्षित रखने के लिए आता है पसली, और वक्ष स्थल जो है वो फेफड़ा वहीं पे एडजस्ट होते हैं। महत्वपूर्ण यह। अगला है समर्थन। बोला शरीर को एक स्थिर संरचना प्रदान करने और शरीर के ऊपरी हिस्से का भार वहन करने का काम करता है अक्षीय कंकाल। अगला है गतिशीलता। रीढ़ की हड्डी और पसली कुछ सीमित गति की अनुमति देते हैं, जो शरीर को लचीलापन और संतुलन में योगदान देती है। खोपड़ी के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे। देखो इसमें कुछ कुछ हिस्सा, अब ये पूरा हिस्सा के बारे में आपको पढ़ना है। पूरा टोटल जितना हिस्सा आप देख रहे हैं, इस वाले हिस्से को पेरिटल बोन कहते हैं। इसके आगे का जो हिस्सा है ये रेड वाला, इसको टेम्पेरल बोन कहा जाता है। इसके पीछे का जो हिस्सा है उसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। आगे का जो हिस्सा है उसको फ्रंटल बोन कहते हैं। उसके बगल में जो छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको स्फेनॉइड बोलते हैं। उसके जस्ट बगल में जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको लैक्रिमिनल बोल। ये सबको अलग अलग पढ़ना है। नाक की जो हड्डी है उसको नोजल बोन कहा जाता है। जबड़े की जो ऊपर हड्डी है उसको जाइमोटिक बोन कहा जाता है। उसके जस्ट नीचे का जो हिस्सा है उसको मैक्सिला कहा जाता है। दांत तो सबको पता है, मेडिला ये आगे के हिस्सा को बोलते हैं। टेम्पोरल बोन इसके पीछे का हिस्सा है। उसके बाद ये टेम्पोरल बोन का ही ये भी हिस्सा है। एक्सटर्नल और पीछे का हिस्सा ये दिया हुआ है, यहाँ पे जो धंसा रहता है उस वाले हिस्सा को अलग अलग सबके बारे में पढ़ना है। खोपड़ी मानव कंकाल तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मस्तिष्क और अन्य संवेदनशील अंगों को सुरक्षित रखता है। यह जटिल संरचना 22 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ये अब यहां से याद करने वाला चीज, खोपड़ी की संरचना कितनी हड्डी से बनी होती है? तो 22 हड्डियों की बनी होती है, जो दो मुख्य भाग में विभाजित होती है। एक क्रेनियल हड्डियां और दूसरा फेसियल हड्डियां। क्रेनियल हड्डी और कौन सा? फेसियल हड्डी। क्रेनियल हड्डी, क्रेनियल हड्डियां खोपड़ी का वह हिस्सा बनाती है जो मस्तिष्क को घेरने का काम करती है और उसको सुरक्षा प्रदान करती है। क्रेनियल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 8। क्रेनियल हड्डी की संख्या 8। आपको याद रखना है खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां? 22 हड्डी। तुरंत ऑब्जेक्टिव बनाना है आपको। खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी है? 22, जिसमें क्रेनियल हड्डी कितनी है? 8। बाकी फेसियल हड्डी होता है। मुख्य हड्डी, मुख्य हड्डी कौन है? फ्रंटल बोन, जो आप पीछे देख रहे होंगे। ये आपका हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला हिस्सा फ्रंटल बोन है। अगर आपको दिख रहा है तो ये कौन सा बोन है? फ्रंटल बोन। चलो दिख रहा, यह खोपड़ी के सामने का हिस्सा है। यह खोपड़ी के सामने का एकदम आगे का जो हिस्सा है उसको फ्रंटल बोन बोल रहा है। और यह माथे को बनाती है। फोरहेड मतलब लाट, इसको बनाने का काम कौन करता है? फ्रंटल बोन। दूसरा है पैराइटल बोन। यह दो हड्डियां सिर के ऊपर और मध्य हिस्से को घेरती है। दूसरा है ऑक्सीपिटल बोन। यह खोपड़ी के पिछले और निचले हिस्से में स्थित होती है और मस्तिष्क के पीछे के हिस्से को क्या करती है? रक्षा करती है। ये ऑक्सीपिटल बोन, इसके पीछे का हिस्सा दिखाई दिया। ये पैराइटल बोन जो है, ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा बनाने का काम करता है। आगे के हिस्सा को फ्रंटल बोन बोलते हैं। कौन सा बोन बोलते हैं? फ्रंटल बोन बोलते हैं। दिखाई दे रहा है, इसमें बड़ा कर दिया गया। ये वाला हिस्सा आपका फ्रंटल बोन है, ये पैरिएटल बोन है, ये वाला जो हिस्सा है वो ऑक्सीपिटल बोन है।
आगे टेम्पेरल बोन, टेम्पेरल बोन ये वाला हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा कौन सा बोन कहलाता है? टेम्पेरल बोन कहलाता है। टेम्पेरल बोन यह खोपड़ी के किनारे स्थित होती है, किनारे किनारे पे स्थित होता है इस तरफ में, ठीक है बोला। और कानों के आसपास की हड्डियों का निर्माण करता है। टेम्पेरल बोन किसका निर्माण करता है? तो कानों के आसपास की हड्डी को। आगे स्फेनाइड बोन, यह खोपड़ी के निचले और मध्य हिस्से में स्थित होती है और यह सभी प्रकार के क्रैनियल हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। आगे है एथमाइड बोन, यह नाक के अंदर और आंख के बीच स्थित होती है और नाक के गुहा का क्या करती है? ये छोटा छोटा बात ही आपको याद रखना है। नाक के गुहा का निर्माण कौन सा बोन करता है? तो एस्थेमाइड बोन। आंख और नाक के अंदर कौन रहता है? एस्थेमाइड बोन होता है। क्रैनियल हड्डी को जोड़ने का काम कौन करती है? तो स्फेनाइड बोन होता है। कान के आसपास कौन सी हड्डी होती है? तो टेम्पेरल बोन होता है। ये आप नाम से देख के भी याद रख सकते हैं। देखो आपको अगर दिख रहा है तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, एस्थेमाइड बोन दिख रहा है, आंख के पास स्थित है कि नहीं है? ये सब को जोड़ने का काम कर रहा है स्फेनोइड बोन। ये देख रहे हैं इससे सब कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, तीनों कनेक्ट है ना। और ये वाला हिस्सा भी इससे कनेक्ट है। वो ऑक्सीपिटल बोन सिर्फ इससे कनेक्ट नहीं है। ये पीछे का हिस्सा जो था वो था क्रेनियल बोन। अब क्रेनियल बोन कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। क्रेनियल बोन की संख्या कितनी होती है? 8। क्रेनियल बोन की संख्या कितनी होती है? 8 था ना। क्रेनियल बोन में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है टोटल। जो ऊपरी खोपड़ी में कितने हड्डी है? 22। कितनी हड्डी? अब आगे आगे जाइए, फेसियल हड्डी। फेसियल हड्डी आगे, अब 22 में से 8 खत्म हो गया, कितना बच गया? 14। कितना बचा? 14। फेसियल हड्डी चेहरे बनाने का काम करते, खूबसूरत चेहरा। इसकी संख्या कितनी होती है? 14। और यह हड्डियां चेहरे के ढांचे और आकार का निर्धारण करती है। नोजल बोन, लेकमियर बोन, ये सारा का सारा जो आगे का हिस्सा देख रहे हैं थोथुना बनाने वाला, ये सब हड्डी कौन सा बोन है? फेसियल बोन। नेजल बोन की संख्या कितनी है? 2। लेकमियल बोन की संख्या कितनी है? 2। इंटरनल लेजर बोन की संख्या कितनी है? 2। ये सब समझ आ रहा है ना। आगे इसके बारे में है टोटल। मैक्सिला, यह हड्डी ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है, याद रखना है। ऊपरी जबड़े के को निर्माण करने वाली हड्डी को कौन सा बोन कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं। दूसरा है जाइगोमेटिक बोन, यह हड्डी गाल की संरचना का निर्माण करती है, जिसे चिक बोन भी कहते हैं। कौन बोन? हड्डी बनाने वाला बोन कौन सा बोन है? जाइगोमेटिक बोन। कौन सा बोन? जाइगोमेटिक बोन। मैडिबल, यह खोपड़ी का एक मात्र हड्डी है जो गतिशील और एक निचले जबड़े का निर्माण करती है। नोजल बोन नाक के ऊपरी हिस्से का निर्माण करते हैं। फेसियल बोन की संख्या कितनी है? 14। फेसियल बोन की संख्या टोटल कितनी है? 14। और क्रेनियल बोन की संख्या कितनी है? 8। टोटल खोपड़ी में कितने बोन होते हैं? 22 बोन। आगे है लैक्मियल बोन, यह आंखों और आंसू ग्रंथियों के पास स्थित होती है। पैलेटाइन बोन, यह मुंह के ऊपरी हिस्से का निर्माण करती है। पोमर, यह हड्डी नाक के बीच का हिस्सा बनाती है। इनफीरियर नोजल पांचा, यह नाक के गुहा में क्या रहती है? स्थित रहती है। क्लियर है? वो क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? खोपड़ी का काम, खोपड़ी मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का काम करती है। खोपड़ी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाना है, संवेदी अंगों की रक्षा करना। यह आंख, कान और नाक, मुंह जैसे संवेदी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। चेहरे का निर्माण करती है, क्योंकि खोपड़ी के अंदर यहाँ था फेसियल बोन भी। टोटल फेसियल बोन की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। फेसियल हड्डियां चेहरे का आकार और विशेषताओं को निर्धारित करती है। जबड़े की गतिशीलता, मैक्सिला और मैडिबल की हड्डियां चबाने और बोलने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करने का काम करती है। आगे आइए, रीढ़ की हड्डी। ये आपको दिख रहा है, ये किस चीज की हड्डी है? रीढ़ की हड्डी है। किसकी हड्डी है? रीढ़ की हड्डी। दिखाई दे रहा होगा आपको, रीढ़ की हड्डी। ये टोटल ये सब जो हड्डी आपको दिखाई दे रहा है ना, अब ये सब चीज के बारे में पढ़ना है। जैसे एगो सर्विकल वर्टिवियर होता है, दूसरा है थोरेकिक वर्टिवियर है, लेमर वर्टिवियर है। ये सब के बारे में अलग अलग आपको पढ़ना है। रीढ़ की हड्डी, जिसे रीढ़ या कशेरु का स्तंभ भी कहा जाता है, मानव शरीर का यह एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंग है।
यह हड्डियों का एक लंबा स्तंभ है जो खोपड़ी से लेकर स्ट्रोनी तक यानी कि पेल्विस तक फैला होता है, जो शरीर के स्थिरता और समर्थन प्रदान करता है। इसमें एक एक पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ने के लिए है। अगर कोई बात नहीं भी समझ आए तो वो आगे आपको क्लियर हो ही जाएगा। इसके साथ ही यह रीढ़ की नली की सुरक्षा करता है, जो मस्तिष्क तथा शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश पहुंचाने के लिए क्या रहती है, जिम्मेदार होती है। रीढ़ की हड्डी की संरचना याद रखना है। खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी थी? रीढ़ की हड्डी 23 कशेरुकाओं की बनी होती है। 33 कशेरुकाओं की बनी होती है, जैसे 5 भाग में विभाजित किया गया है। एक है सर्वाइकल कशेरुकाएं, जिसकी संख्या 7 होती है। C1 से लेके कहां तक? C7 तक। दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 और ये हिस्सा 7 आपको दिखाई दिया कि इसमें कोई दिक्कत? C1 से लेके कहां तक है? C7 तक। इसकी स्थिति कहां रहती है? तो गर्दन के क्षेत्र में स्थित रहता है। कहां स्थित रहता है? गर्दन के क्षेत्र में स्थित रहता है। विशेषता, यह रीढ़ की हड्डी का सबसे लचीला हिस्सा है और सिर को हिलने डुलने में मदद करता है। इसका मुख्य कशेरुका कौन कौन सा है उसको ध्यान से याद रखना। एटलस, एटलस कहते हैं सीबन को। अब ये पीछे ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर वाला, ये एटलस है। सबसे ऊपर का हिस्सा ये एटलस, ये एटलस है। ये क्या है? एटलस है। और इसको सीवन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीवन। यह कशेरुका खोपड़ी को सहारा प्रदान करती है और सिर को ऊपर नीचे करने में मदद करती है। और दूसरा है एक्सिस, और यह सिर को दाएं बाएं करने में मदद करता है। अब एक बात समझिए, अगर किसी इंसान को एटलस में दिक्कत हो तो सिर को ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा। अगर उसको एक्सिस में दिक्कत हो तब वो दाएं बाएं नहीं कर पाया। अगर किसी इंसान को मान लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया और चोट लगने के बाद अगर वो आदमी ऊपर नीचे नहीं कर पा रहा है अपने मुंडी को, दाएं बाएं कर रहा है लेकिन ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि उसके एटलस में समस्या है। और अगर वो दाएं बाएं नहीं कर रहा है तो उसके एक्सिस में समस्या है। एक्सिस और एटलस समझ आया? हड्डी का, ये रीढ़ की हड्डी का 2 कशेरुके हैं जिसको सर्वाइकल कशेरुके कहते हैं। सर्वाइकल की संख्या कितनी कशेरुके हैं? टोटल 7। सर्वाइकल में टोटल कितनी कशेरुके हैं? 7। पहले को C1 कहा, दूसरे को C2 कहा। C1 का नाम एटलस है और C2 का नाम क्या है? एक्सिस है। तो C1 को यह कोशिका खोपड़ी को सहारा देने का काम करती है, सिर को ऊपर नीचे करने में यह मदद करती है। एक्सिस जो है यह कशेरुका सिर को बाएं दाएं घुमाने में भी क्या करती है? मदद करती है। दूसरा था थोरासिक कशेरुका। तो थोरासिक कशेरुका की संख्या कितनी होती है? 12। थोरासिक कशेरुका कितने होती है? 12। ये टी वाला हिस्सा, ये इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। टोटल क्लियर व्यू में आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 टोटल। बोला इसकी स्थिति छाती के क्षेत्र में स्थित होता है। अब ये ऊपर से नीचे मान लीजिए यहां से यहां तक हिस्सा होगा, तब उसके नीचे ही ना C1 से लेके C7 तक, और उसके बाद फिर T1 से लेके कहां तक? T12 तक। इसकी यह पसलियों से जुड़ी होती है और यह छाती के पिंजरे रिब केस का निर्माण करता है, जो हृदय और फेफड़े को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। आगे लंबर कशेरुका। लंबर कशेरुका ये दिख रहा है 5, 1 2 3 4 और ये 5 दिखाई दिया आपको। लंबर कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 5। ये इसमें डिटेल्स नहीं आपको दिया हुआ है। ऐसे ही थोरिक कशेरुका जो है वो छाती के सामने उस सब हिस्से को या उसके गति को नियंत्रित करने का काम कर रहा होगा, जैसे ऊपर का हिस्सा मुंडी को ऊपर नीचे दाएं बाएं कराने का काम कर रही है। कमर के क्षेत्र में स्थित होती है। लंबर कशेरुकी कहां स्थित होता है? कमर के क्षेत्र में। यह रीढ़ की हड्डी का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा हिस्सा है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से का भार सहन करता है और झुकने में मुड़ने में भी क्या करती है? मदद करता है। अगर लंबर कशेरुका में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशंस में व्यक्ति को झुकने में, मुड़ने में, भार सहन करने में समस्या होगा। आगे है
सैक्रम, सैक्रम की संख्या यह 5 जुड़ी हुई कशेरुका होते हैं, S1 से लेके कहां तक, S5 तक। यह श्रोणी यानी पेल्विस के क्षेत्र में स्थित होता है। यह सबसे नीचे का हिस्सा है यहाँ का। यह हड्डी आपस में जुड़ी होती है और यह एक त्रिकोणीय हड्डी का निर्माण करती है जो श्रोणी के हिस्से का क्या करता है, निर्माण करता है। आगे है कॉक्सिकस, यह सबसे नीचे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, या पूंछ की हड्डी। इससे 4 हड्डियां जुड़ी होती है। कितनी है, 4 जुड़ी हुई कशेरुकाएं होती है। तो रीढ़ की हड्डियों के निचले सिरे पर यह स्थित होता है। यह पुछड़ी की हड्डी के नाम से जानी जाती है और यह शरीर के निचले हिस्से में संतुलन बनाए रखने का काम करती है। रीढ़ की कौन सी कशेरुकी निचले हिस्से में संतुलन बनाए रखती है, तो वो कौन सी है हिस्सा, कॉक्सिकस। कौन सा हिस्सा हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी का काम। तो यह रीढ़ शरीर को समर्थन प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी शरीर के पूरे ढांचे को समर्थन देती है और शरीर को खड़ा रखने में मदद करती है। दूसरा, मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार। रीढ़ की नली के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है। अगला, सुरक्षा। रीढ़ की हड्डी रीढ़ की नली को सुरक्षा प्रदान करती है जिससे तंत्रिका तंत्र सुरक्षित रहता है। जिससे तंत्रिका तंत्र क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। आगे गतिशीलता। रीढ़ की हड्डी की संरचना शरीर को आगे पीछे और बगल में झुकने और मुड़ने में क्या करती है, मदद करती है। रीढ़ की हड्डी का यह जटिल और मजबूत ढांचा शरीर के स्थिरता, संतुलन और गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है और यह जीवन के कई आवश्यक कामों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे पसलियां या वक्षस्थल। पसलियों को हम लोग रिब्स बोलते हैं और एक स्टर्नम है। आपको दिखाई इसमें सब दे रहा होगा। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये रिब्स है। क्या है ये, रिब्स है। क्या नाम है उसका, रिब्स। पसलियां मानव कंकाल तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छाती के पिंजरे का निर्माण करती है। यह ढांचा शरीर के प्रमुख अंगों जैसे हृदय और फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है और श्वसन की प्रक्रिया में भी यह क्या करता है, मदद करता है। पसलियां, इसकी संरचना पतली, लंबी और घुमावदार हड्डियां होती है। इसमें तो कुछ समझने का चीज नहीं है। जो वक्षस्थल से जुड़ी होती है और पीछे की ओर थोरासिक कशेरुकाओं से मिलती है। थोरासिक कशेरुका पीछे पड़े थे ना, T1 से लेकर T कहां तक, 12 तक। T1 से लेकर T12 तक, C1 से C7 था, ये T1 से T12 तक था। एक सामान्य व्यक्ति में 12 जोड़े पसली होती है, याद रखना। एक सामान्य व्यक्ति में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12। एक सामान्य व्यक्ति में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24। 12 जोड़े बोला ना, जिसमें कुल कितनी पसली, तो 12 जोड़े मतलब 12 गुना 2 यानी 24 पसली होती है। इसका प्रकार, तो सच्ची पसलियां, ट्रू रिब्स, दिख रहा है ये ट्रू रिब्स। तो ये वाला जो हिस्सा यहां से लेके यहां तक है ये ट्रू रिब्स है। इसकी संख्या 1 से 7 तक की पसलियां होती है। ये विशेषता, ये पसलियां सीधे वक्षस्थल से जुड़ी होती है। सीधे किससे जुड़ी होती है, वक्षस्थल से जुड़ी होती है। ये वाला हिस्सा से एकदम डायरेक्ट है, जुड़ल के नहीं है। देख लो, थोड़ा सा बड़ा वाला जो फोटो था ना, उस यहां दिखाई दे रहा है। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये यहां से लेके यहां तक का हिस्सा जो है, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये डायरेक्ट इससे जुड़ा है। तो इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। इसके आगे इसी में कनेक्ट वाला हिस्सा है कि नहीं है। और ये दोनों तो एकदम तैरता हुआ है, पूरा कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, ये था सच्ची पसली। सच्ची पसली की संख्या कितनी है, 7। सच्ची पसली की संख्या कितनी है, 7। सच्ची पसली की संख्या 7 है। झूठी पसलियां, ये 8 से कहां तक होती है, 10 तक होती है। 8 से कहां तक, 10 तक। ये और ये 10 तक होती है। ये और ये 8 9 और ये 10। ये पसलियां सीधे वक्षस्थल से जुड़ी नहीं रहती है, बल्कि सामने वाले 7वें पसली के कार्टिलेज से यह क्या होती है, जुड़ी रहती है। सच्ची पसलियों की संख्या कितनी है, 7। सच्ची पसलियों की संख्या, झूठी पसलियों की संख्या 3। सच्ची पसलियों की संख्या 7, झूठी पसलियों की संख्या 3।
झूठी पसली किस सच्ची पसली से जुड़े होती है? सातवें सच्ची पसली से। कौन से सच्ची पसली से? सातवें सच्ची पसली से। आगे तैरती पसलियां, तो 11 और 12 जो पसलियां हैं वो तैरती पसलियां हैं। 11 और 12 पसली कौन सी पसली है? देखो 12 जोड़ा कैसे हो गया? जितना इस तरफ उतना इस तरफ, जितना इस तरफ उतना ही इस तरफ। तो 1 से 7 तक सच्ची पसली, 8 9 10 झूठी पसली और 11 12 तैरती पसली। देख रहे हो पीछे से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों कौन सी पसली है? तैरती पसली है। कौन सी पसली? ये पसलियां वक्ष स्थल से जुड़ी नहीं होती है, इसके सिरे क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। क्या रहते हैं? आगे वक्ष स्थल। बोला वक्ष स्थल एक लंबी चपटी हड्डी जो छाती के केंद्र में स्थित होती है। यह 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। ये कितने हिस्सों से मिलकर बना होता है? 3 हिस्सा। पहला है मेन्यूब्रियम, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला, इसी को आप कहते हैं वक्ष स्थल। कौन सा स्थल? वक्ष स्थल। बोला वक्ष स्थल ऊपरी हिस्सा जिसमें पहले जोड़ी की पसलियां और क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन जुड़ा होता है, दिखाई दे रहा है उसमें। दूसरा शरीर, वक्ष स्थल के मध्य और सबसे लंबा हिस्सा जिसमें 2 से 7 तक पसलियां जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? बॉडी या शरीर बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिखा ना, इसको बॉडी कहा है। ये हरियरका को क्या कहता है? हरियरका को मेन्यूब्रियम कहा जाता है। आगे जाइफाइड प्रोसेस। बोले वक्ष स्तर का जो निचला हिस्सा नुकीला और छोटा होता है उसको जाइफाइड प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं इसको? ये वाला हिस्सा जो है इसके पीछे, ये जो दिख रहा है ना सोनमनियन, वो इसके कहाँ का है? पीछे का है। आगे का हिस्सा ये 3 गो है, ये और ये वाला हिस्सा उसके पीछे का है। पसलियों और वक्षस्थल के काम। पसलियां और वक्षस्थल हृदय, फेफड़ों और अन्य आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखता है। यह श्वसन में सहायता करता है। पसलियां और वक्षस्थल शरीर में श्वसन के दौरान छाती के पिंजरे के विस्तार और संकुचन में मदद करते हैं, जिससे फेफड़ों में हवा का प्रवाह होता है। जिससे फेफड़ों में किसका प्रवाह होता है? हवा का। संरचना और समर्थन। यह ढांचा छाती के स्थिरता और संरचना को बनाए रखता है और शरीर के ऊपरी हिस्से को समर्थन देता है। अगला हड्डियों का जोड़। बोला पसलियों और वक्षस्थल कशेरुकाओं से जुड़ते हैं जो शरीर के ऊपरी हिस्से की गति और लचीलापन को क्या करते हैं? संभव बनाता है। पसलियां और वक्षस्थल शरीर की सुरक्षा, संरचना और श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ढांचा शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखते हुए जीवन के लिए आवश्यक श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने का काम करती है। आगे यहां से टॉपिक है उपांगी कंकाल। कौन सी कंकाल? उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल के बारे में अब यहां से समझेंगे। उपांगी कंकाल मानव कंकाल तंत्र का वह हिस्सा है जो शरीर के अंगों और उससे जुड़ी हड्डियों को शामिल करता है। यह तंत्र शरीर की गति, चलने फिरने और वस्तुओं को उठाने जैसी प्रक्रियाओं के लिए क्या है? जिम्मेवार है। उपांगी कंकाल में शरीर के ऊपरी और निचले अंगों की हड्डियां और उनसे जुड़े कंधे और कूल्हे के जोड़ क्या रहते हैं? शामिल रहते हैं। कोई इसमें समस्या नहीं है। उपांगी कंकाल के मुख्य भागों की 2 श्रेणियां में विभाजित किया गया है। उपांगी कंकाल का कंकाल और देखो ऊपरी अंगों का कंकाल और निचली अंगों का कंकाल, ये दोनों हिस्से को अपर लिम्स कहते हैं और दोनों पैर को लोअर लिम्स कहा जाता है। बोला एक ऊपरी अंगों का कंकाल ये अपर लिम्स हो गया और नीचे 2 पैरों का है वो निचले अंगों का क्या है? कंकाल है। इन दोनों में कंधे, बाहें, कूल्हे और पैर शामिल होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? फिर इसमें आपको हड्डी अभी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। इसमें हाथ में कितनी हड्डियां हैं, पैर में कितनी हड्डियां हैं, ये आपको याद रखना होगा। ऊपरी अंगों के कंकाल के मुख्य भाग, कंधे की पट्टी जिसको क्लैविकल, इसे कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। क्लैविकल ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसी को कॉलर बोन बोलते हैं। कौन सा बोन बोलते हैं? कॉलर बोन। इसे कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। यह लंबी और पतली हड्डी होती है जो छाती के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है और स्कैपुला से जुड़ती है। किससे जुड़ती है?
स्कैपुला से जुड़ती है। ये कान जैसा हिस्सा दिख रहा है ना, ये स्कैपुला है। क्या है ये? स्कैपुला। एकदम यहीं से कनेक्ट किया। ये इसके ऊपर एक हड्डी ज्वाइंट है, इसी का नाम है क्या? क्लेविकल। इसके नीचे जो बड़ा वाला ये हिस्सा है, इसी का नाम क्या है? स्कैपुकल। यह हड्डी कंधे की पट्टी को शरीर के धड़ से जोड़ती है और कंधे के जोड़ को स्थिर रखने में क्या करती है? ये मदद करती है। अगला है स्कैपुला। स्कैपुला, इसे शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लेड कहते हैं। ये वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शोल्डर ब्लेड। यह त्रिकोणीय आकार की चपटी हड्डी होती है जो कंधे के पीछे स्थित होती है। स्कैपुला ह्यूमरस और क्लेविकल से जुड़ी होती है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा, इसको कहते हैं ह्यूमरस। ये कौन सा बोन है? ह्यूमरस बोन है। तो ह्यूमरस और क्लेविकल, इन दोनों से जुड़ने का ये काम करता है। इसका नाम क्या है? स्कैपुला। क्या नाम है इसको? स्कैपुला। और कंधे के जोड़ों में गति की अनुमति देती है। कंधे के जोड़ में किसकी अनुमति देती है? गति की अनुमति देती है। अब तो पिक्चर से आसानी से समझ आ रहा है, इसमें तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है। देखो, हाथ की हड्डी वाले में एक सबसे ऊपर क्लेविकल होता है, उसके नीचे स्कैपुला होता है, उसके नीचे ह्यूमरस बोन होते हैं, उसके नीचे एल्बो का ज्वाइंट हो गया, फिर उसके नीचे रेडियस और अल्ना। यहाँ पे दो हड्डी होती है। ये दिखने में पतला लगता है इसके पीछे वाला हिस्सा से, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही हड्डी है जिसका नाम ह्यूमरस है, और यहाँ दो हड्डी है, एक का नाम रेडियस है और दूसरे का नाम अल्ना है। और उसके आगे का जो हिस्सा है उसको कार्पल बोन कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा यहाँ कार्पल होता है। ये हाथ वाला जो ये बीच का तलट, ये वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं मेटाकार्पल बोन, और आगे का जो हिस्सा है इसको फ्लैंजेस बोन कहा जाता है। कोई दिक्कत? सबका नाम आसानी से आप याद रख लेंगे, समझने में थोड़ा क्या रहेगा? आसान है। फोटो से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। बाजू की हड्डी, इसमें ह्यूमरस, ये ह्यूमरस हो गया। बोला यह ऊपरी बाजू की सबसे लंबी और प्रमुख हड्डी होती है जो कंधे से लेकर कोहनी तक फैली होती है। कंधा से लेकर कहां तक? कोहनी तक फैली होती है। ह्यूमरस का ऊपरी हिस्सा स्कैपुला के साथ कंधे का जोड़ बनाता है और निचला हिस्सा कोहनी के जोड़ का क्या करता है? निर्माण करने में मदद करता है। आगे रेडियस, यह अग्रभाग की बाहरी हड्डी है जो कोहनी से कलाई तक फैली होती है। ये रेडियस, रेडियस की हड्डी कोहनी और कलाई दोनों जोड़ों का हिस्सा होती है और हाथ को घूमने की गति में महत्वपूर्ण होती है। हाथ को घुमाने में रेडियस का महत्वपूर्ण क्या है? भूमिका है। अगर है अल्ना, इसीलिए सब में पिक्चर डाल दिया गया है ताकि अपना समझते चलो। यह अग्रभाग का आंतरिक हड्डी है जो रेडियस के समानांतर होती है और कोहनी से कलाई तक फैली होती है। अल्ना के ऊपरी हिस्सा कोहनी के जोड़ का मुख्य हिस्सा होता है। अल्ना का ऊपरी हिस्सा कोहनी के जोड़ का मुख्य हिस्सा होता है, जिससे कोहनी मुड़ने की गति को क्या करती है? संभव बनाती है। हाथ की हड्डी, हाथ यानी अब यहां आ गई। ये कार्पल्स, ये कलाई की 8 छोटी घुमावदार हड्डी होती है। कलाई में कितने घुमावदार हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है, जो 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। यह हड्डियां कलाई के लचीलापन और स्थिरता में योगदान प्रदान करता है। उसके आगे मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5। हाथ के मेटाकार्पल में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, जो हाथ की हथेली का निर्माण करती है। प्रत्येक मेटाकार्पल एक अंगुली से जुड़ा रहता है। प्रत्येक मेटाकार्पल किससे जुड़ा होता है? अंगुली से। देखो ध्यान से, अगर आपको दिख रहा है तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये मेटाकार्पल है। और प्रत्येक ये वाला हिस्सा अंगुली है, ये हिस्सा। तब प्रत्येक मेटाकार्पल एक एक अंगुली से जुड़ा है कि नहीं है? प्रत्येक मेटाकार्पल किससे जुड़ा है? अंगुली से जुड़ा होता है। और अंगुलियों की गति और पकड़ को क्या करता है? ये नियंत्रित करने का काम करता है। फ्लैंजेस, जो अंगुली का हिस्सा है उसको फ्लैंजेस कहते हैं। बोले ये 14 हड्डी होती है। फ्लैंजेस में कितनी हड्डी? ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से। 1 2 3 हड्डी एक अंगुली में है, तो ये 4 में कितनी हड्डी हो गया? 12। इसमें 2 ही है, तो 12 2 कितना हड्डी? 14। फ्लैंजेस में कितने हड्डी?
14, मेटाकार्पल में कितनी हड्डी 5, कलाई में कितनी हड्डी 8, यहाँ कितनी हड्डी 2, एक अल्ना और दूसरा रेडियस, यहाँ क्या ह्यूमरस, उसके आगे स्कैपुला और सबसे पहले वाला में क्या, तो टोटल हड्डी की संख्या गिनिए तो क्या हो गया 14 यहाँ, अब 5 यहाँ 19, तो 14 5 19 और 8 यहाँ 27 और ये 2 यहाँ 29 और एक यहाँ 30 और एक यहाँ 31 और एक यहाँ वाला हिस्सा तो कितना 32, एक हाथ में कितनी हड्डी हो गई 32, तो दोनों हाथ में कितनी हड्डी 64, दोनों हाथ में कितनी हड्डी 64 हड्डी, कितनी हड्डी 64, क्योंकि जो हिस्सा इसमें वही हिस्सा इसमें भी। अब एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा आसानी से। अभी इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। बोला जो अंगुलियां का निर्माण करती है, प्रत्येक अंगुली में 3 हड्डियां होती हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल फ्लैंजेस, जबकि अंगूठे में 2 ही हड्डी होती है। ए वाला हिस्सा का नाम अलग अलग दिया है। ये हड्डियां अंगुलियों के लचीलापन और पकड़ने की क्षमता को क्या करती है, संभव बनाती है। टोटल हाथ में कितनी हड्डी हो गई, दोनों हाथ में कितनी हड्डी 64, एक हाथ में कितनी हड्डी 32, एक हाथ में कितनी हड्डी 32। आप फिर से एक बार रिपीट कर लो, ये टोटल कितनी हड्डी, चाहे ऊपर से ही आओ, ये एक यहाँ पे कनेक्ट है, एक हड्डी क्लेविकल जिसको बोलते हैं, कैल्विस शायद, इसके नीचे स्कैपुला था 2, ये ह्यूमरस 3, रेडियस और अल्ना कितना हो गया 3 2 5 और 8 यहाँ पे कलाई में 13 और 5 यहाँ 18 और फिर आगे अंगुली में फ्लैंजेस जिसको बोलते हैं 14 हड्डी, तो टोटल 32 हो गया। एक हाथ में 32 हड्डी तो दूसरे हाथ में भी कितनी हड्डी 32 हड्डी, तो दोनों हाथ में कितनी हड्डी 64 हड्डी। अपर लिम्स में टोटल कितनी हड्डी 64 हड्डी। अपर लिम्स दोनों हाथ को बोलते हैं, लोअर लिम्स दोनों पैर को बोलते हैं। जिस प्रकार हाथ में हड्डी अलग अलग पढ़ लिए उसी प्रकार अब पैर में भी पढ़ेंगे। पहले ऊपरी अंग के कंकाल का काम समझ लेते हैं। गति और लचीलापन, ऊपरी अंगों का कंकाल कंधे, बाह और हाथों की गति और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे हाथों की विभिन्न क्रियाएं जैसे उठना, उठाना, पकड़ना और घुमाना संभव होता है। शरीर में अंगों का समर्थन, यह कंकाल तंत्र हाथों और कंधों को समर्थन देता है जिससे वे काम करने में सक्षम होते हैं। तीसरा, प्रमुख कार्यों को संपन्न करना, लिखने, भोजन करने, वस्तुओं को पकड़ने और उठाने जैसे दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊपरी अंगों का के कंकाल का विशेष महत्व। अभी तो सब जानता हाथ का क्या क्या काम है, वही चीज लिखा हुआ है। संतुलन और स्थिरता, कंधे की पट्टी और शरीर के ऊपरी हिस्सा को स्थिरता प्रदान करती है और बाहों की गति के दौरान यह क्या करती है, जैसे कभी आरी पर चले होंगे, आरी खेत को बांटने के लिए, तो उस पर कभी गिरने को होते तो हम लोग हाथ ऐसे ऐसे करने लगते हैं ना, यह संतुलन बनाने का काम करता है। ऊपरी अंगों का कंकाल मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और गतिशील हिस्सों में से एक है, जो दैनिक जीवन के आवश्यक गतिविधियों को करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। आगे, ऊपरी अंगों के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या 64 होती है। अब दिख गया ना, ऊपरी हड्डी के कंकाल में कितनी हो जाती है, इसमें अपर लिम्स में 64, नीचे प्रत्येक भाग की हड्डियों की संख्या दी गई है। कंधे की पट्टी तो क्लेविकल की 2 हड्डी दोनों तरफ प्रत्येक कंधे में। स्कैपुला फिर कितना 2, एक हाथ में 1, दूसरे हाथ में फिर 1, तो दोनों में 2 हो गया। बाजू में ह्यूमरस की संख्या 2, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो 2 हो गया। रेडियस 2, एक इसमें रेडियस, एक इसमें रेडियस। अल्ना, एक इसमें अल्ना और एक इसमें अल्ना। कोई दिक्कत है इसमें? हालांकि हम लोग बहुत आसानी से समझ लिए, ये 32 इसमें और 32 इसमें। अब आपसे हो सकता है ऑप्शन पूछ दे कि मनुष्य के हाथ में अल्ना की संख्या कितनी होती है, तो एक हाथ में 1 और दूसरे हाथ में फिर 1। हाथ की हड्डी तो कार्पल्स की संख्या टोटल 16, मेटाकार्पल 10 हो जाएगा, फ्लैंजेस कितना 28। कुल कंधे की पट्टी में 4 हड्डी, बाजू में कितना 6 और हाथ की हड्डियों में कितना, बाजू में दोनों हो गया, तो एगो ह्यूमरस यहाँ, रेडियस अल्ना यहाँ, तो 3 गो इसमें और 3 गो इसमें, 6 गो हो गए। निचले अंगों का कंकाल, अब आइए पैर के पास। अब किसके पास, पैर के पास। तो मानव शरीर के निचले हिस्से की हड्डी का समूह जो कूल्हे, जांग और पिंडलियों, टखना और पैरों को बनाता है। यह कंकाल तंत्र शरीर के वजन का सहारा देने, चलने, दौड़ने और अन्य गतिशील क्रियाओं के लिए क्या है, आवश्यक है। निचले अंगों के कंकाल का मुख्य भाग, कूल्हे की पट्टी। कूल्हे की पट्टी पेल्विस, क्या बनाया है, पेल्विस। बोला पेल्विस एक मजबूत और चौड़ी हड्डी होती है जो रीढ़ की हड्डी को निचले हिस्से
स्क्रैम से जुड़ी होती है और जांघों को क्या देती है, सहारा। ये वाला जो हिस्सा है इसी के बारे में बातचीत कर रहा है, इसी को कहते हैं पेल्विस। ये तीन मुख्य हड्डियों से मिलकर क्या रहती है, बनी होती। अगला था इलियम। बोला यह पेल्विस का सबसे बड़ा हिस्सा है जो ऊपरी और पार्श्विक साइड के हिस्से में स्थित होती है। दूसरा स्कियम, यह पेल्विस के निचले और पीछे वाला हिस्सा होता है जिससे पर बैठते समय शरीर का वजन होता है। तीसरा है फ्यूबिस, यह पेल्विस का अग्रिम यानी फ्रंट हिस्सा होता है जो दोनों तरफ से मिलकर फ्यूबिक सिम्फिसिस का निर्माण करने का काम करता है। टांग की हड्डी, टांग की हड्डी में क्या आ जाता है, फीमर। फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। यह आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी अस्टेपी, कान में रहता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपी होती है और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, फीमर। फीमर जो है वो जांघ की हड्डी है और अस्टेपी कहाँ की हड्डी, कान की हड्डी है। फीमर शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है जो कूल्हे से लेकर घुटने तक फैली होती है। देख लिए रहे हो, ये फीमर पैर में, ह्यूमरस कहाँ, हाथ में। नहीं, ये बड़का हड्डी ह्यूमरस, ये बड़का हड्डी क्या, फीमर। इसका ऊपरी हिस्सा कूल्हे के यानी कि हिप ज्वाइंट से में स्थित होता है और निचला हिस्सा घुटने के जोड़ का हिस्सा बनाता है। पिंडली की हड्डी, टिबिया, जिसे स्टीन बोन कहा जाता है। देख रहे हो, जैसे हाथवा में दो गो हिस्सा था ना निचलका में, वैसे पैरवा में भी क्या गो हिस्सा है, एगो को टिबिया और दूसरे को फिबुला कहते हैं, जिसे सीन बोन कहा जाता है। पिंडली की प्रमुख और मोटी हड्डी होती है जो घुटने से टखने तक फैली होती है। यह शरीर के वजन का अधिकांश हिस्सा वहन करने का काम करती है। दूसरा था फिबुला। फिबुला टिबिया के साथ स्थित पतली हड्डी होती है जो पैर के बाहरी हिस्से में होती है और टखने तक पहुंचती है। फिबुला का मुख्य काम मांसपेशियों के लिए स्थान प्रदान करना और टखना के जोड़ में स्थिरता प्रदान करने का यह काम करता है। आगे है पटेला। क्या है आगे, इसे घुटने की टोपी भी कहा जाता है। ये पटेला यहीं पे है, ये गोल का नहीं, पैरवा में घूमता है गोल गोल, उसी को क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। यह एक छोटी तिकोनी हड्डी होती है जो घुटने के समान सामने स्थित होता है और घुटने के जोड़ को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने का काम करते हो। टोपी नहीं अनुरावे करता, छोटे को छोटका कटोरिया जैसन। पैर की हड्डी, टार्सल, ये जो पैर, अब पैर के पास नीचे यहां पे चलाओ, टार्सल। तो देखिए हाथ की कलाई में यहां पे 8 हड्डी होती थी, लेकिन यहां पे जो पैर है उसको टार्सल कह रहा है। और टार्सल में कितनी हड्डी होती है, 7, जो पैर की एड़ी और टखने का निर्माण करती है। इसके 2 प्रमुख हड्डी हैं, एगो क्लैकेनियस और दूसरा टैसल। यह एड़ी की हड्डी होती है जो शरीर के वजन को सबसे बड़ा हिस्सा उठाती है और यह टखने का मुख्य हड्डी होती है जो पैर की पिंडली से क्या करता है, जोड़ता है। आपको याद रखना है हड्डी की संख्या, काम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संख्या और कहां उपस्थित रहता है ये जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, तो टार्सल की संख्या कितनी हो गई, 7। टार्सल की संख्या कितनी, हाथ में जो यहां उपस्थित था उसमें कितनी संख्या थी, 8। तो आगे है मेटाटार्सल, यहां भी मेटाटार्सल था और वहां मेटाकार्पल था, यह मेटाटार्सल है। बोला यह 5, वहां भी 5 और यहां भी कितनी, 1 2 3 4 और ये 5। बोला यह 5 लंबी हड्डियां होती है जो पैर के मध्य भाग का निर्माण करती है और उंगलियों से जुड़ी होती है। अगला है फ्लैंजेस, यह 14 हड्डी होती है जो पैर की अंगुलियों का क्या करती है, निर्माण करती है। प्रत्येक अंगुली में यहां भी 3 और अंगूठे में कितना, 2, तो टोटल 14 हो गया। देखो ना, ई वाला सेमे है, हाथ में नहीं आन, 14 यही जा, अब 5 गो ई वाला, ई वाला क्या है, 7 गो, एहिजा पड़ी 2 गो है ना जी, एगो एहिजा, एगो लसुनमा के पास। निचले अंगों की हड्डी की कुल संख्या, निचले कंकाल में टोटल कितनी होती है, 62 गो। कूल्हे की पट्टी 2 गो, प्रत्येक कूल्हे में कितना, 1। टांग की हड्डी फीमर कितना, 2 गो, यानी एक पैर में एगो कूल्हे की पट्टी, एगो क्या फीमर। टिबिया का संख्या कितना है,
एक टिबिया होगा ना जी। अब फिबुला की संख्या कितना, एक। पटेला की संख्या कितना, एक। जोड़ लो। टार्सल की संख्या कितनी, 7। जोड़ लीजिए, नीचे से जोड़ ले पहले। देखिए तो अंगुली पाल वाला पास में कितना हो जाएगा, 14। 14 से ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसमें कितना, 5। इसमें 14, इसमें कितना, 5। 19 को हो गया। इसमें कितना, 7। 19 7 कितना हो गया, 26। 26 और 2 कितना, 28। एक कितना, एक कितना, इसके एगो ऊपर में इस बार रहता है, वो कितना दिखाई दिया। कैसे कैसे रहेगा, तो एक पैर में टोटल 31 हड्डी, तो दोनों पैर में टोटल कितनी हड्डी, 62। एक पैर में 31, तो दो पैर में कितना, 62। कोई दिक्कत है, एक पैर का हम ये ड्रॉ करके दिखाए हैं और इसमें टोटल दोनों जोड़ के बताया गया है। कोई दिक्कत है इसमें, फिर से समझेंगे। इसमें टार्सल की संख्या कितनी थी, 7। मेटाटार्सल की संख्या कितनी, 5। फ्लैंजेस की संख्या कितनी, 14। या उसके ऊपर वाले में 2 हड्डी, और टोपिया एगो, एगो ये फीमर, और उसके ऊपर की हड्डी एगो। निचले अंग और कंकाल का काम, शरीर के वजन का समर्थन। निचले अंगों का कंकाल शरीर के वजन को सहारा देता है और उसे संतुलित करने का काम करता है। यह कंकाल तंत्र चलने, दौड़ने, कूदने और अन्य गतिशील क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अगला, शरीर की स्थिरता। यह शरीर की स्थिरता और संतुलन बनाए रखता है। अगला, झटकों को अवशोषित करना। टार्सल और मेटाटार्सल हड्डियों के चलने के दौरान पैरों के झटके को क्या करती है, बचाती है। निचले अंगों का कंकाल शरीर की संरचना और गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह हमारे जीवन की कई क्रियाओं के लिए क्या है, आवश्यक है। 9 गो और पेज बच रहा है, उसको भी करा ही देते हैं। चलिए, आगे था संधि और जोड़। आगे जोड़ या क्या, संधि। बोला संधि या जोड़, संधि या जोड़ शरीर के उन बिंदुओं को कहा जाता है जहां 2 या 2 से अधिक हड्डियां आपस में मिलती है। यह जोड़ हड्डियों को एक साथ जोड़ने और शरीर को गति प्रदान करने का काम करती है। जोड़ की संरचना और कार्य के आधार पर इसे विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अचल संधि, चल संधि। अचल संधि, इन संधियों में हड्डियां एक दूसरे से फाइब्रस संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है। इसमें हड्डियों के बीच की गति अत्यंत सीमित होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है। उदाहरण, खोपड़ी की हड्डियों के बीच, खोपड़ी की हड्डी के बीच जो अस्यूचर है उसमें गति एकदम फिक्स होती है, ज्यादा गति उसमें होता नहीं है। आगे अल्पचल संधि, जो थोड़ा बहुत चलता है। इन संधियों में हड्डियां एक दूसरे के उपास्थि के द्वारा जुड़ी होती है। इन संधियों में थोड़ी बहुत गति की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, रीढ़ की हड्डियों के बीच इंटरवर्टल जो संधि है उसमें थोड़ी बहुत गति की संभावना होती है। अगला है चल संधि। यह संधि सबसे अधिक गतिशील होती है और हड्डियों के बीच के स्थान एक द्रव भरी गुहा द्वारा भरा होता है। मतलब इसके बीच का जो गुहा है वो एक द्रव के द्वारा भरा होता है। इस द्रव को सिनेबियल द्रव कहा जाता है, जो संधि को चिकनाई बनाए रखता है और घर्षण को कम करने का काम करता है। ये देख रहे हैं ना, ये सब जगह जो चल रहा है, ये ऐसे ऐसे मूवेबल, इस जगह पे चल रहा है, इस जगह पे चल रहा है, ठेवना के पास जो चलता है, ये सब चल संधि है। संधि मतलब ज्वाइंट, हाँ, चिकनाई प्रदान करता है और यह घर्षण को क्या करता है, कम करता है। ये संधियां शरीर के अधिकांश गति करने वाले जोड़ होते हैं। कंधे के जोड़, घुटने का जोड़, कूल्हे का जोड़, ये सब कौन सी संधि है, चल संधि है। चल संधि के ऊपर प्रकार बोला, गेंद और खोखला संधि। इसमें एक हड्डी के गोल सिरा दूसरी हड्डी के खोखले हिस्से में बैठता है। देख रहे हो ये हिस्सा, इसको कौन सा संधि कहते हैं, गेंद और खोखला संधि, बॉल और स्टॉक और सॉकेट संधि। यह संधि सबसे अधिक गतिशील होती है और सभी दिशाओं में गति की अनुमति देती है, जैसे कूल्हे और किसके संधि, कंधे की संधि। अगला हिंज संधि। लैपटॉप देखे, लैपटॉप ऐसे है और ऐसे खुलता है, उसको हिंज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हिंज। ये हिंज संधि हो गया।
यह संधि एक दरवाजे की हिंज की तरह काम करता है, जिसमें हड्डी एक दिशा में आगे पीछे मुड़ सकती है। दोनों ऐसे, जैसे यहां समझो, यहां से कुछ ऐसे मुड़ना चाहे तो ज्यादा तकलीफ है, नहीं मुड़ेगा, लेकिन ऐसे ऐसे ही आसानी से मुड़ सकता है। कोहनी और घुटने का जो जोड़ है वह हिंज संधि का उदाहरण है। आगे घुर्णी संधि, इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के चारों ओर घूम सकती है। गर्दन की हड्डी जो सिर को घुमाने में मदद करता है, चारों तरफ घूमता है ना, उसको कौन सी संधि कहते हैं? घुर्णी संधि। देख रहे हो, एक एक्सिस का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? आगे सपाट संधि, इसमें हड्डियां सपाट सतहों के बीच जुड़ी होती है और इसमें सीमित गति होती है, जैसे कलाई और टखने की संधि। अगला सैंडल संधि, यह संधि उन जगहों पर होती है जहां एक हड्डी की सतह सैंडल की तरह होती है और दूसरी हड्डी इस पर बैठती है। यह दो दिशाओं में गति की अनुमति करती है, जैसे अंगूठे की क्या गति। आगे है कंडायर संधि, इसमें एक अंडाकार सतह दूसरी हड्डी के अंडाकार गुहा में क्या हो जाती है? फिट हो जाती है। यह संधि गति को की दो दिशाओं की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए इसमें क्या था? कलाई का जोड़। कोई दिक्कत इसमें? ऑब्जेक्टिव अगले दिन करा दिया जाएगा, इतना ही रहने देते हैं, ऑब्जेक्टिव अगले दिन।